लॉ बकेट में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट डॉक्ट्रिन देखने जा रहे हैं और उस डॉक्ट्रिन का नाम है डॉक्ट्रिन ऑफ इंसिडेंटल एंड एंसिलियरी पावर्स। तो डॉक्ट्रिन ऑफ इंसिडेंटल एंड इंसिलियरी पावर एक प्रिंसिपल है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का, जो पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस को डिटरमाइन करता है। और इसको आगे हम लोग समझते हैं कि जब एक लेजिस्लेचर के पास पावर होता है किसी भी सब्जेक्ट मैटर के ऊपर लॉ बनाने का, तो उस लेजिस्लेचर के पास वो पावर भी होता है कि जो उससे रीजनेबली कनेक्टेड मैटर हैं उससे भी लॉ बना सकें, ताकि उस सब्जेक्ट मैटर का इफेक्टिव एक्सरसाइज किया जा सके। फॉर एग्जांपल हम लोग देखते हैं, जैसे लेजिस्लेचर के पास पावर है लॉ बनाने का सब्जेक्ट मैटर ए के ऊपर। अब ए से रिलेटेड जितने भी इंसिडेंटल और इंसिलियरी मैटर्स हैं उसके ऊपर भी लॉ बनाने का इनको अधिकार है। फॉर एग्जांपल जैसे कि लेजिस्लेचर्स को देख लेते हैं, अगर पार्लियामेंट को रेलवे के ऊपर लॉ बनाने का अधिकार है, रेलवे से रिलेटेड, तो रेलवे से इंसिडेंटल और इंसिलरी मैटर्स हो गए, जैसे रेलवे के टिकट्स हो गए या फिर जो रेलवे के ट्रैक्स हो गए, उससे भी रिलेटेड जो लॉ हैं वो भी उसको बनाने का अधिकार है। आइए अब हम लोग इसका कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस देख लेते हैं। तो इस डॉक्ट्रिन का कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस ये है कि ये अपना जो ओरिजिन अराइज करता है आर्टिकल 246 से। आर्टिकल 246 में ये पावर दिया हुआ है कि जो पार्लियामेंट के पास लॉ बनाने का पावर है फॉर द इंडिया, होल ऑफ द इंडिया, और स्टेट लेजिस्लेचर के पास है अपने स्टेट के ऊपर लॉ बनाने का। और साथ ही साथ पार्लियामेंट के पास एक्सक्लूसिव पावर है लॉ बनाने का, जो कि यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट मैटर के ऊपर लॉ बनाने का पार्लियामेंट के पास एक्सक्लूसिव पावर है। और साथ ही साथ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों के पास कंकरेंट लिस्ट के सब्जेक्ट मैटर के ऊपर लॉ बनाने का पावर है। अगर पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो वहाँ पे पार्लियामेंट्री लॉ प्रिवेल करेगा। स्टेट लेजिस्लेचर के पास एक्सक्लूसिव पावर है जो स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट मैटर के ऊपर लॉ बनाने का, और पार्लियामेंट के पास पावर है यूनियन टेरिटरी या फिर अन्य टेरिटरी जो कि किसी स्टेट की में इंक्लूडेड नहीं है उसके ऊपर लॉ बनाने का। और साथ ही साथ हम लोग सेवन्थ शेड्यूल देख लेते हैं। सेवन्थ शेड्यूल में 3 लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। इसको लिस्ट 1, लिस्ट 2 और इसको लिस्ट 3 कहते हैं हम लोग। हालांकि हम लोग ये जानते हैं कि जो लेजिस्लेटिव पावर है वो डिवाइडेड है यूनियन और स्टेट्स के बीच में, तो कोर्ट को हमेशा ये डिटरमाइन करना पड़ता है ये जो लॉ है वो किस लेजिस्लेचर के कॉम्पिटेंस में फॉल करेगा और कौन सा लेजिस्लेचर उसके ऊपर लॉ बनाएगा। और साथ ही साथ ये डॉक्ट्रिन हेल्प करता है कोर्ट को रिकॉग्नाइज करने का कि जो लेजिस्लेटिव पावर दिया गया है उसको इंटरप्रेट नैरोली नहीं किया जाए, उसका ब्रॉड इंटरप्रिटेशन हो सके। नहीं तो क्या होगा, जैसे फॉर एग्जांपल अगर लेजिस्लेचर को किसी भी सब्जेक्ट मैटर के ऊपर लॉ बनाने का पावर है तो सिर्फ और सिर्फ वो यहीं तक लॉ बना सकती है, और इससे जो रिलेटेड है यहाँ से जो भी उससे इनडायरेक्टली रिलेटेड मैटर है तो वहाँ पे तो लॉ नहीं बनेगा। तो वो एरिया या तो वॉइड मीन्स या तो विदाउट लॉ रहेगा या लोगों को कन्फ्यूज़न होगा। तो इसीलिए स्टेट गवर्नमेंट मीन्स लेजिस्लेचर ये डॉक्ट्रिन हमें हेल्प करता है कि जो भी लेजिस्लेटिव पावर मिला हुआ है तो उसका ब्रॉड इंटरप्रिटेशन हो सके। आइए अब हम लोग मीनिंग देख लेते हैं वर्ड इंसिडेंटल और एंसिलियरी का। इंसिडेंटल का मतलब ये होता है कि कुछ चीज़ जो कि नेचुरली फ्लो करती है मेन सब्जेक्ट से। इंसिडेंटल मतलब कोई भी चीज़ जो नेचुरली फ्लो करती है मेन सब्जेक्ट से। फॉर एग्जांपल अगर पार्लियामेंट बैंकिंग के ऊपर लॉ बना सकती है तो जो बैंकिंग से रिलेटेड ऑपरेशंस हैं उसके ऊपर भी पार्लियामेंट लॉ बना सकती है। ये इंसिडेंटल हो गया।
और ये एंसिलियरी हो गया। एंसिलियरी का मतलब ये होता है कुछ भी सबऑर्डिनेट जो कि नेसेसरी है उस मेन पावर को एक्सरसाइज करने के लिए। जैसे मेन पावर ये है और उसको एक्सरसाइज करने के लिए अगर मुझे P1 का ज़रूरत पड़ रहा है, तो ये एंसिलियरी हो गया। एग्जाम्पल के लिए हम लोग देखते हैं कि अगर स्टेट जो है मार्केट को रेगुलेट कर सकती है, तो ये भी मार्केट रेगुलेशन से रिलेटेड जितने भी अथॉरिटीज़ हैं उसको क्रिएट कर सकती है, फीस लगा सकती है और प्रोसीजर बता सकती है मार्केट रेगुलेशन से। मीन्स मार्केट से जो लॉ रिलेटेड है, जैसे उसकी अथॉरिटीज़, उसके फीस और उसके प्रोसीजर्स, ये सारे के ऊपर जो लॉ बनाती है वो एंसिलियरी लॉ हो गया। बेसिक प्रिंसिपल क्या है? ये डॉक्ट्रिन एक मैगज़ीन के ऊपर बेस्ड है। उस मैगज़ीन का नाम है क्वानेंडो लेक्स अ लिक्विड कंसिडिड considiere videtur et id sine quo res ispa esse non potest। मीन्स अगर लॉ पावर दे रही है तो साथ ही साथ उस पावर को एक्सरसाइज करने के लिए जितने भी चीज़ नेसेसरी हैं उसको भी लॉ ग्रांट करती है। मीन्स अगर लॉ किसी को पावर ग्रांट कर रही है तो उस पावर को एक्सरसाइज करने के लिए जो भी चीज़ नेसेसरी है तो लॉ उसको भी प्रोवाइड करती है। तो ये डॉक्ट्रिन क्यों नेसेसरी है? ये डॉक्ट्रिन इसलिए नेसेसरी है क्योंकि जो लेजिस्लेचर लॉ बनाती है तो हर चीज़ को मेंशन नहीं कर सकती है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि अगर यूनियन लिस्ट में बैंकिंग है, तो हर लिस्ट बैंकिंग से रिलेटेड जितने भी चीज़ हैं उसको तो लिस्ट यूनियन लिस्ट में तो इंक्लूड नहीं किया जा सकता है। जैसे कि बैंकिंग इंस्पेक्शन, बैंकिंग पेनाल्टीज, बैंकिंग लाइसेंसेस, बैंकिंग इन्वेस्टिगेशन, ये सब चीज़ को भी तो अब नहीं तो क्या होगा कि इस सब चीज़ को भी यूनियन लिस्ट में या फिर लिस्ट वन में इंक्लूड करना पड़ेगा। इसीलिए पार्लियामेंट के पास इंसिडेंटल और एंसिलरी पावर होता है ताकि वो इस मैटर पे भी लॉ बना सके। आइए अब इस डॉक्ट्रिन के एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। सबसे पहला, वहाँ पे एक वैलिड मेन पावर होना चाहिए। मीन्स लेजिस्लेचर के पास एक अथॉरिटी होना चाहिए लॉ बनाने का किसी भी प्राइमरी सब्जेक्ट के ऊपर। अगर लेजिस्लेचर के पास पावर ही नहीं है, मेन पावर ही नहीं है, तो इंसिडेंटल पावर एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता। फॉर एग्जाम्पल, ये मेन पावर है और उससे रिलेटेड जो इंसिडेंटल पावर होता है ना। फॉर एग्जांपल एसेसरीज, अगर जहाँ पे मेन बॉडी ही नहीं है तो वहाँ पे आप एसेसरीज नहीं लगा सकते हैं। तो हमें पहले मेन बॉडी चाहिए, उसके लिए उसके बाद में ही एसेसरीज उसके ऊपर अप्लाई किया जा सकता है। तो उसी तरह जब अगर लेजिस्लेचर के पास मेन पावर ही नहीं है, मेन सब्जेक्ट मैटर के ऊपर लॉ बनाने का पावर नहीं है, तो इंसिडेंटल पावर भी नहीं होगा। इंसिडेंटल मैटर जो होता है वो कनेक्टेड होना चाहिए। एक रीजनेबल नेक्सस होगा प्रिंसिपल सब्जेक्ट और जो इंसिडेंटल है, दोनों के बीच में एक नेक्सस होना चाहिए। कोई भी रिमोट या अनरिलेटेड मैटर्स को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है। जो इंसिडेंटल प्रोविजंस हैं वो हेल्प करेगा मेन लेजिस्लेशन को। इसका जो प्रोविजन है मेन लेजिस्लेशन को इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन के लिए मदद करेगा। और ये जो डॉक्ट्रिन है ये एक्सेसिव इंक्रोचमेंट किसी दूसरे के लिस्ट पे नहीं करेगा। ये डॉक्ट्रिन सिर्फ और सिर्फ इंसिडेंटल इंक्रोचमेंट को अलाउ करता है, पर जानबूझ के आप किसी का इंटेंशनल इंक्रोचमेंट नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर कोई भी चीज़ एक्सक्लूसिवली रिजर्व्ड है किसी दूसरे लेजिस्लेचर के लिए, तो पहला लेजिस्लेचर इस डॉक्ट्रिन का फ़ायदा उठा के उस लेजिस्लेचर के सब्जेक्ट मैटर पे लॉ नहीं बना सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर यूनियन लिस्ट है और ये स्टेट लिस्ट है, तो पार्लियामेंट को लॉ पे यूनियन लिस्ट पे बनाने का अधिकार है और स्टेट लेजिस्लेचर को अपने स्टेट लिस्ट के ऊपर बनाने का अधिकार है। तो स्टेट लेजिस्लेचर ये डॉक्ट्रिन का इस्तेमाल करके यूनियन के मैटर के ऊपर लॉ नहीं बनाने लग जाएगी कि मुझे ये इंसिडेंटल पावर है, इंसिडेंटल और एंसिलियरी पावर है, ऐसा नहीं कर सकती है वो। फॉर एग्जांपल देखते हैं कि जो इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स के ऊपर लॉ बनाने का अधिकार किसका है? पार्लियामेंट का। तो पार्लियामेंट ये भी लॉ बना सकती है जो जो उससे इंसिडेंटली कनेक्टेड है। फॉर एग्जांपल लाइसेंसिंग, रजिस्ट्रेशन, इंस्पेक्शन, पेनाल्टीज या इन्फोर्समेंट एजेंसीज। हालांकि ये सब तो मेन मैटर में इंक्लूडेड नहीं है, मेन मैटर में इंक्लूडेड नहीं है, बट ये मेन सब्जेक्ट से इंसिडेंटल हैं।
और ये इस डॉक्ट्रिन का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल कहाँ पे होता है? टैक्सेशन मैटर में इस डॉक्ट्रिन का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए, अगर किसी लेजिस्लेचर के पास पावर है इम्पोज टैक्स करने का, तो साथ ही साथ ये प्रोविजन उसको ये भी पावर देगा कि टैक्स असेसमेंट, टैक्स रिकवरी, टैक्स इन्वेस्टिगेशन, टैक्स पेनल्टीज, अपील, इंटरेस्ट, ये सब का भी एंसिलरी पावर है, टैक्सेसिंग एंसिलरी पावर है। इस डॉक्ट्रिन का क्या लिमिटेशन है? ये डॉक्ट्रिन अनलिमिटेड नहीं है, मीन्स आप मेन पावर से जो कनेक्टेड इंसिडेंटल और एंसिलरी पावर है उसका आप उपयोग अनलिमिटेड नहीं कर सकते हैं। मीन्स आप इस लेजिस्लेचर का उपयोग किसी दूसरे सब्जेक्ट मैटर के ऊपर लॉ बनाने के लिए नहीं कर सकते। साथ ही साथ आप कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर को नहीं, मीन्स डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। जो पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है लेजिस्लेचर, मीन्स यूनियन और पार्लियामेंट, यूनियन पार्लियामेंट और जो स्टेट लेजिस्लेचर को है, आप उस डिस्ट्रीब्यूशन को इस डॉक्ट्रिन का फ़ायदा लेके डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं। और ना ही किसी दूसरे के लिए जो एक्सक्लूसिवली रिजर्व्ड है सब्जेक्ट मैटर, उसके ऊपर भी लॉ नहीं बना सकते हैं और अपना लॉ, अपने पावर का कलरेबर एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं। आइए हम लोग केस लॉ के थ्रू देखते हैं। जो हम लोग का पहला केस लॉ है, यूनाइटेड प्रोविंस वर्सेस अतिका बेगम। ये सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट डॉक्ट्रिन है, जो कि पहला केस है जो कि डॉक्ट्रिन ऑफ इंसिडेंटल और एंसिलरी पावर को इंडिया में बताता है। इस केस का बैकग्राउंड देख लेते हैं। ये केस प्रायर कॉन्स्टिट्यूशन, प्रायर इंडिपेंडेंस का है, बिफोर कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स। तो उस समय क्या होता था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इंडिया में एप्लीकेबल था, जो कि लेजिस्लेटिव पावर को डिवाइड करता था फेडरल लेजिस्लेचर और प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के बीच में। आज की तरह जैसे हम लोग का है आर्टिकल 246 और 7 शेड्यूल, जो यूनियन पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के बीच में पावर को डिवाइड करता है, इसी तरह फेडरल लेजिस्लेचर भी था और प्रोविंशियल लेजिस्लेचर भी था। तो प्रीवी काउंसिल के सामने मैटर ये आया कि जो लेजिस्लेटिव एंट्रीज हैं उसको किस प्रकार से इंटरप्रेट किया जाए ताकि उसका लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस बना रहे। क्या उसको एक नैरो इंटरप्रिटेशन देना चाहिए या ब्रॉड इंटरप्रिटेशन देना चाहिए? प्रीवी काउंसिल ने कहा कि जो लेजिस्लेटिव एंट्रीज है उसको इंटरप्रेट नहीं किया जाना चाहिए नैरो या रिस्ट्रिक्टेड मैनर में। इस इंस्टेड लेजिस्लेटिव एंट्री को है जो वाइडेस्ट और मोस्ट लिबरल इंटरप्रिटेशन देना चाहिए। कोर्ट रिकॉग्नाइज ये करती है कि जब किसी लेजिस्लेचर को पावर दिया जाता है किसी सब्जेक्ट मैटर के ऊपर, तो साथ ही साथ उसको ये भी अथॉरिटी दिया जाता है जो भी उससे रीजनेबली कनेक्टेड सब्जेक्ट मैटर है उसके ऊपर लॉ बनाने का। अगर ऐसा नहीं होगा तो लेजिस्लेटिव पावर जो है वो इनइफेक्टिव हो जाएगा। आइए अब हम लोग दूसरा केस देख लेते हैं। दूसरा केस है हम लोगों का स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस जी चावला। इस केस के फैक्ट इस प्रकार से हैं। स्टेट ऑफ राजस्थान ने एक नॉइज कंट्रोल लॉ को इनेक्ट किया और उसका पर्पस था लाउड स्पीकर, एम्पलीफायर या साउंड प्रोड्यूसिंग इंस्ट्रूमेंट को रेगुलेट करने का। तो ये लॉ जो है परमिशन देता था, ये लॉ परमिशन लाउड स्पीकर के यूज़ के लिए परमिशन का रिक्वायरमेंट ये लॉ क्रिएट कर रहा था। जीसी चावला ने ये इस लॉ को चैलेंज किया और कहा कि जो स्टेट लेजिस्लेचर के पास तो पावर ही नहीं है लाउड स्पीकर के ऊपर लॉ बनाने के, क्योंकि लाउड स्पीकर तो स्टेट लिस्ट में मेंशन्ड ही नहीं है स्पेसिफिकली। तो सुप्रीम कोर्ट के सामने ये मैटर अराइज हुआ, क्या स्टेट लेजिस्लेचर लाउड स्पीकर के ऊपर लॉ बना सकती है? हालांकि लाउड स्पीकर शब्द जो है इस एक्सप्रेसली मेंशन नहीं है स्टेट लिस्ट के ऊपर। रेलिवेंट कॉन्स्टिट्यूशनल एंट्री, तो स्टेट गवर्नमेंट इस बात पे रिलाई करती है कि स्टेट लिस्ट के अंदर पब्लिक हेल्थ और पब्लिक ऑर्डर दिया हुआ है, और उनका ये आर्गुमेंट था कि एक्सेसिव नॉइज जो कि लाउड स्पीकर के द्वारा क्रिएट होता है वो पब्लिक हेल्थ और पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब करता है और साथ ही साथ पब्लिक पीस को भी डिस्टर्ब करता है। तो सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट था। सुप्रीम कोर्ट ने इस लॉ की वैलिडिटी को अपहेल्ड किया और कोर्ट ने ये कहा कि एक लेजिस्लेटिव एंट्री को इस प्रकार से इंटरप्रेट करना चाहिए ताकि उसका ब्रॉड इंटरप्रिटेशन हो सके और उनका नैरो या पेंडेंटिक मैनर में इंटरप्रिटेशन ना हो सके। कोर्ट ने फर्दर ये भी कहा कि जब लेजिस्लेचर को पावर दिया जाता है किसी सब्जेक्ट के ऊपर लॉ बनाने का, तो उसको ये भी पावर होता है कि उससे रिलेटेड जो इंसिडेंटल और इंसिलियरी हैं उसके ऊपर भी लॉ बनाने का पावर मिलता है।
तो थैंक यू गाइज़, हम लोग का ये जो डॉक्ट्रिन था यहीं पे समाप्त होता है। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो प्लीज़ हमें कमेंट करें पीडीएफ। Write in the comment section PDF and I will provide you the PDF for the same.